बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा की बहुत बहुत सबको मुबारक। ठीक है, यकीनन आप लोग ईद मना रहे होंगे। अच्छा देखिए बेटा, हम लोग क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है और उसका लेक्चर नंबर आज 13 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आप लोगों ने ब्लॉक्स क्वेश्चंस जो हैं उसको हमने डिस्कस करना है कि आपकी बुक में कहाँ कहाँ ब्लॉक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और अगर आंसर्स दिए गए हैं तो उनकी क्वेश्चंस हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 3 है, न्यू 9th फिजिक्स। तो देखें भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी बुक का जो पेज नंबर है वो 57 पे आना है। पेज नंबर 57 जी। उस पे आपको एक क्वेश्चन खुद बनाना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन एक बनाएंगे यहां पर खुद। व्हेन एंड वेयर न्यूटन बॉर्न and write the name of his famous book देखें जी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन एंड वेयर, कहां और कब न्यूटन जो है वो बॉर्न हुआ, कहां पैदा हुआ, कब, और उसकी एक फेमस बुक का नाम लिखना है। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 57 पर ऑलरेडी मौजूद है कि सर आइजैक न्यूटन वाज बॉर्न इन लिंकनशायर ऑन जनवरी 4, 1643। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। ये उसकी बुक का नाम है। ठीक है, ये आंसर जो है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया, आंसर बुक पर ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद है पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे हम। उस पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक एग्जांपल बेसिकली 58 पर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की दी गई है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन होगा राइट एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल दी गई है इनर्शिया की कि व्हेन द टेबल क्लॉथ इज पुल्ड एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है फौरी तौर पर, क्विकली खींचना। ठीक है जी, पुल्ड एब्रप्टली यानी फौरी तौर पर खींच। द ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन ऑन द टेबल ड्यू टू इनर्शिया। जाहिर है जी, जैसे ये मेरे पास अगर कोई टेबल है उसके ऊपर ये चीजें अगर पड़ी हों तो मैं ये नीचे अगर क्लॉथ है तो उसको अगर मैं फौरी तौर पर खींचूंगा तो क्लॉथ तो खींचेगा, चीजें जो है वो थोड़ी सी उठेंगी जरूर, लेकिन वहीं पर ही दोबारा जो है वो टेबल पर ही मौजूद रहेंगी। क्यों? वो कपड़े के साथ क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि इनर्शिया जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है अपनी जो भी पोजीशन होती है, अगर उसकी रेस्ट पोजीशन है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इस वजह से, ठीक है, तो ये एग्जांपल थी बेटा एक छोटी सी। आगे आ जाए पेज नंबर 60 पर। पेज नंबर 60 पर भी एक मैं क्वेश्चन आपको, शॉर्ट क्वेश्चन खुद बनाएंगे हम लोग यहाँ पर भी। राइट एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। राइट एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जी। इसका आंसर भी पेज नंबर 60 पर ऑलरेडी मौजूद है कि इन स्पेस एन एस्ट्रोनॉट थ्रोज अ रेंच एज अ रिएक्शन ही मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर वो रेंच जो है स्पेस में एक्शन की शक्ल में फेंकता है तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट साइड में इक्वल होता है। तो इस वजह से वो फिर बैक साइड पर पीछे वो मूव करेगा। ठीक है जी, ये एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, बाकी वहां पर आंसर दिया गया है। इसके बाद आ जाए पेज नंबर आप 61 पर। तो पेज नंबर 61 पर हम बात करेंगे भाई
पेज नंबर 61 पर मिनी एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आंसर्स हमने देने हैं। पेज नंबर 61। तो मिनी एक्सरसाइज ये है, लुक एट द फोटोग्राफ्स दी गई हैं। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन ईच फोटोग्राफ। आपने फोटोग्राफ देखकर बताना है कि इसमें जो पेयर्स ऑफ फोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, यानी एक्शन एंड रिएक्शन कैसे एक्ट कर रहा है वो आपने बताना है कि एक्शन कौन सा रिएक्शन कौन सा है। पहली फिग जो है वो 3.13 है, मैं सिर्फ फिग का नाम दे देता हूं, इसका सिर्फ हम आंसर लिखेंगे अब आगे। फिग 3.13 में एक रॉकेट है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम रॉकेट के बारे में लिखेंगे कि उसमें क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है, तो हम लिखेंगे गैसेस पुश डाउनवर्ड। इसमें गैसेस पुश डाउनवर्ड, gases push downward is action and rocket moves upward, and rocket moves upward is reaction। समझ आ गई? ये आपने बताना था कि गैसेस जो हैं वो पुश डाउनवर्ड है, गैसेस रॉकेट से नीचे की तरफ हैं, फिगर में भी आप देख सकते हैं, और रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी वो एक्शन है जो गैसेस नीचे की तरफ, और रॉकेट जो ऊपर की तरफ मूव करता है वो उसका रिएक्शन है। नेक्स्ट है जी फिग 3.14। इसमें एक पर्सन है जो कि वॉक कर रहे या रन कर रहे, चल रहे है, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे फुट पुशेस बैकवर्ड, foot pushes backward on the ground is action, and ground pushes and ground pushes the boy forward is reaction, forward is reaction। देखें जी, इसमें क्या है कि फुट पुशेस बैकवर्ड, पांव जो है वो बैकवर्ड पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, दिस वन इज एक्शन, एंड ग्राउंड क्या करती है, ग्राउंड पुश करती है बॉय को फॉरवर्ड, दिस वन इज द रिएक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट फिग की तरफ जाते हैं। फिग 3.15, उसमें स्विमिंग कर रहा है एक पर्सन, ठीक है, फिगर में, तो उसके बारे में आपने लिखना है हैंड्स एंड फीट, हैंड्स and feet, hands and feet push water backward, push water backward, push water backward is action। ठीक हो गया। and water pushes the swimmer forward, the swimmer forward is reaction। बेटा इन क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना था कि आया जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इन पेयर्स में, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन कौन सी फोर्स है, रिएक्शन क्या है। तो हैंड्स एंड फीट, जो स्विम कर रहा होता है पर्सन पानी में, हैंड्स एंड फीट पुश वाटर बैकवर्ड, उसकी मदद से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, दिस वन इज एक्शन, एंड वाटर पुश द स्विमर फॉरवर्ड, दिस वन इज रिएक्शन। ये था भाई आपका पेज नंबर 61 पर एक मिनी एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 65 पर आ जाएं। पेज नंबर 65 पर
जी, पेज नंबर 65 पर क्या है कि हमारे पास जो है वो एक छोटा सा बॉक्स है, उस पर एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं। क्वेश्चन हमने बनाना है, आंसर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, पेज नंबर 65 है। तो क्वेश्चन लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव की शक्ल में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। व्हाट इज द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस? व्हाट इज द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस? ये क्वेश्चन है, आपने लिख लेना है, आंसर दिया हुआ है, द वेट ऑफ 100 ग्राम मैस इज 1 न्यूटन। ठीक है जी, सिंपली इसका आंसर यहां पर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर है जी 66। पेज नंबर 66 पर आ जाएंगे हम लोग। उसमें देखें कि हमारे पास डू यू नो एक बॉक्स दिया गया है, क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे, यहां पर भी आंसर ऑलरेडी दिया गया है। वाई द वाटर डज नॉट, वाई द वाटर डज नॉट फॉर्म wet layer, wet layer between the tire and the road, between the tire and road। जी, क्वेश्चन ये है कि why the water does not form wet layer between the tire and road। इसका आंसर बुक पर ऑलरेडी मौजूद है। क्या रीजन है भाई इसकी कि ऑन अ वेट रोड द वाटर डज नॉट फॉर्म वेट लेयर between the tire surface and the road surface due to the spaces in the tread pattern of the tire। यानी आपने अक्सर देखे होंगे जो टायर होते हैं, मतलब सपोज अगर ये एक मैं टायर आपके सामने बना रहा हूं, तो टायर के ऊपर आप देखेंगे कि इस तरह से ट्रीड पैटर्न बना होता है यहाँ पर हर टायर के ऊपर। ठीक है, ये जो ट्रीड पैटर्न्स बने होते हैं टायर के ऊपर, बिल्कुल सिंपल फ्लैट टायर्स नहीं होते। ये ट्रीड पैटर्न की वजह से जो है वो वेट लेयर नहीं बन पाती उनके इन बिटवीन। ट्रीड पैटर्न ऑन द टायर, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन वेट रोड्स। यही वजह होती है कि जो व्हीकल है वो रोड के ऊपर स्किड नहीं कर पाती, वो मतलब फिसलती नहीं है, क्योंकि ये जो है वेट लेयर और उसके दरमियान जो है वो लेयर नहीं ऐसी बनने दे पाते। ठीक है, तो वो जो लेयर नहीं बन पाती, उनके दोनों के दरमियान सरफेस और मतलब जो दोनों रोड और टायर के दरमियान ये जो मैंने बता रहा हूँ, ये पैटर्न जो होता है इसके ऊपर ट्रीड पैटर्न होता है, डिफरेंट टाइप का बना होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी समझेंगे टायर के दरमियान हल्की हल्की स्पेस रखी जाती है, बिल्कुल फ्लैट। और इवन अगर आपका टायर घिस जाता है जब, तो वो जो ट्रीड होते हैं ऊपर से पैटर्न बना होता है वो खत्म भी हो जाता है, तब टायर फ्लैट हो जाते हैं, तब यकीनन टायर जो है वो स्किड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए टायर अगर घिस जाए, पुराने हो जाए, तो उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। ये था हमारे पास क्वेश्चन पेज नंबर 66 पर। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 67 पर। पेज नंबर 67 पर है जी हमारे पास एक बॉक्स है, पेज नंबर 67, और उस पर क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग, हाउ सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग टू अ वर्टिकल सरफेस, टू अ वर्टिकल सरफेस। ठीक है जी, क्वेश्चन हमने खुद बना लिया, आंसर वहां मौजूद है कि कैसे फ्रॉग जो हैं वो अपने आप को चिपका लेते हैं किसी वर्टिकल सरफेस के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल की स्पेलिंग थोड़े से ठीक कर लिए, वर्टिकल सरफेस। तो रीजन क्या होती है भाई? रीजन ये है कि सम फ्रॉग्स, ये आपकी बुक पे आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं वही रीड करूंगा जो बुक पर है। सम फ्रॉग्स कैन क्लिंग टू अ वर्टिकल सरफेस सच एज दिस लीफ। एक लीफ है जो वर्टिकल है, जो बुक पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, उसके ऊपर उसने अपने आप को क्लिंग किया हुआ है। फ्रॉग नहीं, मतलब ये अगर लीफ है तो इसके ऊपर उसने क्लिंग किया हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखें स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है कि चार्ज की वजह से होती है, उसका बॉडी और उनके दरमियान जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है, और दोनों जो है वो इस वक्त क्या है, यानी वो फ्रिक्शन की वजह से मूव तो वो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है अभी नहीं स्टार्ट हो रही। जैसे मैंने बुक पर आपको समझाया था
कि एक बुक हो और दूसरा आपका टेबल हो या ब्लॉक और टेबल, उसके दरमियान आप उसको मूव करना चाह रहे हैं, मूव तो वो होना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक वो मूव नहीं होते, वो स्टिल रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, मूव नहीं करता बॉडी, तब तक भी फ्रिक्शन मौजूद है, लेकिन वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। यहां पर भी बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन देयर फीट एंड द सरफेस, फ्रॉग जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, क्लिंग रहता है, चिपका हुआ रहता है। इसके बाद एक और आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज है 68, पेज नंबर है जी 68, उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन है जी कि व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो, what do you know about friction in human joints, friction in human joints। ये नहीं, आप क्या जानते हैं इंसानी जो जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, जैसे ये देखें, फिंगर्स के दरमियान भी है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट, इन जॉइंट्स के दरमियान कहा जा रहा है कि ये जो जॉइंट्स हैं इनके दरमियान, इंसानी जॉइंट्स के दरमियान जाहिर है मूवमेंट करते हैं, तो मूव होने की वजह से ये जो जॉइंट हैं दोनों पार्ट, ऊपर वाला नीचे वाला, या यहाँ पर फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होती है ना दरमियान में। तो वो जो फ्रिक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, वो किस टाइप की फ्रिक्शन है, या वो फ्रिक्शन क्या करती है, क्या होता है इसके अंदर। आंसर बुक में दिया गया है, फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट्स इज वेरी लो। पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शन तो जरूर होती है, जैसे मैंने ये बता रहा हूं आपको, ये देखें, लेकिन वो बहुत कम होती है जॉइंट्स के दरमियान, पहली बात। बिकॉज और बॉडीज कंटेन अ नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा है नेचुरली कि लुब्रिकेंट्स मौजूद हैं। जॉइंट्स जहां पर ये जुड़े हुए होते हैं इनके दरमियान लुब्रिकेंट्स होते हैं। अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जैसे ग्रीस है, ऑयल है, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो है फ्रिक्शन को जो कम कर सकती है, ये नेचुरली मौजूद होती है हमारे जॉइंट्स के दरमियान। तो बॉडीज कंटेन अ नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम, consequently through our bones rub against each other at the points as we move, yet bones do not normally wear out even after many years of use। यानी कि आप देखें कि कई कई साल हम जिंदगी गुजारते हैं, बाज 100 years भी चले जाती हैं, 60 70, कितने कितने सालों तक जिंदगी इंसान गुजारता है। तो ये जॉइंट तो उसने चलना है, फिरना है, मूव करना है, ये तो मूवमेंट होगी, फ्रिक्शन भी यकीनन हो रही है, लेकिन यही जो लुब्रिकेंट्स होते हैं जॉइंट्स के दरमियान, ये नेचुरली मौजूद होते हैं और ये उस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, और हम सालों तक इनको यूज करते रहते हैं अपने जॉइंट्स को, और ये फ्रिक्शन की वजह से जो है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे एज फैक्टर आप देखें कि अगर किसी की एज 60 70 मोर देन 80, तो आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनको, ऐसे लोगों को जो मोर देन 80 90 चले जाते हैं, तो उनकी कमर में भी झुकाव बाज दफा आप देखते हैं प्रोड्यूस हो जाता है, या उनकी जो बोन है ये खिंच खिंच जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसे उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कम हो जाती है। या मैं चलें, ये भी बहुत दूर की बात है, आप अगर अपनी आप को ही देख लें, आप जब मतलब एज में है 20, यानी 10 to 20 या 20 to 30, आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं, 30 to 40 जाते हैं, 40 to 50 जाते हैं, आप एज वाइज भी आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से नहीं रहेगी। हाँ, बाज लोग चले मतलब एक्सरसाइज जो करते रहते हैं, या बॉडीज बाज लोगों के ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, वो तो नो इशू, लेकिन नेचुरली या मतलब एक पर्सन जो है अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, उसमें देखें कि वो उसकी जो एज है 20 30 इस एज में, और फिर वो 50+ चला जाता है, तो यकीनन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स की कम होती जाती है, कम जरूर होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रगड़ खाते 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 वो जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, रहता तो कई सालों तक है, लेकिन फिर भी उसमें कमी बेशी आती जाती है। इन सारी बातों के बावजूद ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है हड्डियों के दरमियान, ये बहुत अरसा तक जो है वो अपना काम जो है वो करता है। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसी पेज के ऊपर, कि हाउ डज अ टायर प्रोड्यूस, हाउ डज अ टायर प्रोड्यूस फ्रिक्शनल फोर्स। जी, क्वेश्चन ये है कि टायर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर लेता है। इसका आंसर भी मौजूद है। प्रैक्टिकली द कांटेक्ट पॉइंट जो होता है
is not perfectly circular, it becomes flat under pressure। यानी टायर अगर रोड के ऊपर है, सपोज ये मैं एक टायर अगर बना रहा हूं, तो देखें टायर जो होता है, अगर आप देखें तो टायर मुकम्मल तौर पर जो है वो सिर्फ एक पॉइंट से नहीं, जब वो मूव कर रहा होता है गाड़ी वगैरह का जो टायर है रोड के ऊपर, वो जो टायर होता है वो उसका कांटेक्ट एरिया हम कहते तो हैं कि वो व्हील होने की वजह से किसी एक पॉइंट से, लेकिन उस पर प्रेशर भी तो होता है, मतलब गाड़ी है या हम लोग बैठे होते हैं, तो वो थोड़ा सा टायर फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल उसका कांटेक्ट एरिया इस तरह नहीं रहता। ये देखें, मतलब टायर अगर मैं इसको टायर की शक्ल में बना रहा हूं, तो ये जो पॉइंट है ये इस तरह हो सकता है कि अगर उसके ऊपर प्रेशर कम हो या प्रेशर ना हो देन, लेकिन जैसे ही आप उस पर बैठते हैं या सवारियां बैठती हैं तो कुछ ना कुछ टायर जो है वो नीचे से इस एरिया से थोड़ा बहुत फ्लैट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, इट बिकम्स फ्लैट अंडर प्रेशर। दिस फ्लैट पोर्शन ऑफ द व्हील हैज द टेंडेंसी टू स्लाइड अगेंस्ट द सरफेस एंड डज प्रोड्यूस अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि थोड़ा बहुत टायर वो स्लाइड तो फिर करेगा जितने एरिया से वो आप देख रहे हैं कि फ्लैट है, तो इसलिए उसमें भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी किसी हद तक पैदा होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि व्हील में रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होती है, यकीनन रोलिंग फ्रिक्शन होती है, लेकिन अगर प्रेशर होगा, प्रेशर की वजह से जितना हिस्सा उसका फ्लैट होता है उतने हिस्से पर वो फ्लैट होने की वजह से कुछ ना कुछ स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी उसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है इसी पेज के ऊपर। जी शॉर्ट क्वेश्चन हमने बनाया है, व्हाट डू यू नो अबाउट होवरक्राफ्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई यहाँ पर कि होवरक्राफ्ट इज अ काइंड ऑफ शिप। ये एक शिप की टाइप है, ठीक है, जहाज की। कैन मूव ओवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्राउंड बोथ। इसकी खासियत ये है कि ये ग्राउंड पर भी मूव कर सकती है, जमीन पर भी और वाटर में भी। तो एयर इज इजेक्टेड अंडरनीथ बाय पावरफुल फैंस फॉर्मिंग अ कुशन ऑफ एयर। यानी इस एयरक्राफ्ट के नीचे जो है, मैं वैसे एक सिंपली थोड़ी सी बना के आपको दिखाता हूँ कि इसके नीचे यहाँ पर फैंस होते हैं, यहाँ पर इसके क्या होते हैं, फैंस होते हैं इसके बॉटम पे, यहाँ नीचे लगे हुए। ये जो फैंस होते हैं इसके नीचे लगे हुए, जब ये चलती है तो इसके नीचे वो पूरी एक कुशन बना देती है, वाटर के ऊपर जो है पूरी एक लेयर बन जाती है जब ये तेजी से चलती हैं। तो होवरक्राफ्ट मूव्स ओवर द कुशन ऑफ एयर विच ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये जो वाटर और इसके दरमियान ये जो कुशन का काम करते हैं, ये नीचे अगर सारा वाटर है, अगर वो डायरेक्टली अटैच करती है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जो एयर की यहाँ पर एक कुशन बन गया है फैंस की मदद से, हवा की मदद से, तो वो ये जो रेजिस्टेंस है वाटर और इसके इन बिटवीन उसको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है जी, होवरक्राफ्ट में। ये था हमारा पेज नंबर 68 पर एक शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद पेज नंबर 71 पर आ जाएं आप लोग। बुक का पेज नंबर 71 ओपन करें जी। पेज नंबर 71 पर है, डू यू नो। इसका भी क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे, आंसर दिया हुआ है यहां पर, लेकिन क्वेश्चन खुद बना लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनेगा जी, ये क्रिकेटर से रिलेटेड है। व्हाई डज अ क्रिकेटर ड्रॉ, व्हाई डज अ क्रिकेटर ड्रॉ, why does a cricketer draw his hands back, to catch the ball। इस पर मैंने ऑलरेडी काफी बातें हमारी हो चुकी हुई हैं, ठीक है, लेकिन चलिए एक एग्जांपल दे दीजिए। देखिए जब कैच पकड़ रहा होता है क्रिकेटर, हाथों को क्यों पीछे लेके जाता है, वो सिर्फ यही होता है कि जो उसको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, चोट लगने के, उसको, यानी सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट जो होता है उस वक्त, जो उसका मोमेंटम प्रोड्यूस होना होता है, उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। बुक पर क्या दिया गया है, क्रिकेटर ड्रॉज हिज हैंड्स बैक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द बॉल बाय इंक्रीजिंग द टाइम। क्योंकि इस तरह से टाइम जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखें, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ, ये ऐसे मैंने पकड़ा है तो मुझे यकीनन यहाँ पर फील हुआ है कि लगा। अगर ये आता है, मैं इसको यूं करके कैच करूंगा थोड़ा सा, तो वो वही इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा, यानी हमारे पास जो है टाइम बढ़ जाएगा,
ठीक है, हम लोग बॉल का जो इम्पैक्ट है मोमेंटम का, जिससे हमें इंजरी हो सकती है, उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पेज पर ही, शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ ही है। तो what happens when the arrow penetrates into the apple? Penetrates into the apple. जी क्वेश्चन ये है कि क्या होता है कि जब आप एक एरो को निशाना बांधते हैं, छोड़ते हैं, और वो एप्पल में पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब उसके एप्पल के अंदर घुस जाता है। तो भाई आंसर इधर दिया हुआ है। सिंपल बात वही है कि जो एरो की जो स्पीड होगी, जो उसका इंपैक्ट होगा जब वो मूव कर रहा था, जब वो एप्पल से जाके टकरा के उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, घुसता है, तो उस वक्त उसका जो इंपैक्ट है मोमेंटम का, वो यकीनन कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा। इस वजह वही बात है यहाँ पर, the arrow penetrates into the apple and in response the momentum of the apple changes, ठीक है। conversely the apple applies an opposing force to the arrow and in response the momentum of the arrow changes। देखिए वो एप्पल से टकराया, यकीनन वो पेनिट्रेट होगा, लेकिन एप्पल जो है वो भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, और उसकी फोर्स की वजह से उसका जो मोमेंटम है वो यकीनन कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट what do you know what do you know about packing of fragile objects? जी जब फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स को पैक कर रहे होते हैं तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स का आप यकीनन आप जानते हैं, जो नाजुक होते हैं, बर्तन वगैरह, हमारी चीजें, ऐसी चीजें जो जरा नाजुक, जैसे शीशे के होते हैं, ठीक है, ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं, और इस तरह से कुछ पत्थर वगैरह के भी कुछ चीजें ऐसी जो नाजुक होती हैं, तो उनको जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने जो है ऑब्जेक्ट्स को पैक करते हुए कुछ हम लोग एहतियात बरतते हैं। वो क्या है, क्या करते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर है। Fragile objects such as glassware may break easily due to jerks or by the direct impact with hard objects during their transportation। यानी जब आप ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान किसी भी ग्लासवेयर वगैरह हैं, उसकी चीजें होती हैं शीशे की बनी हुई, वो अगर ले जाएंगे रास्ते में एकदम से कुछ झटका लगेगा गाड़ी को तो टूटने का डर होता है। इसी तरह से वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जो साइडों पर चीजों का, उससे भी टूट सकती हैं। तो टू प्रोटेक्ट देम हम क्या करते हैं, सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल्स यूज करते हैं, नरम मटेरियल जो है, जैसा कि यूज फॉर दीज ऑब्जेक्ट दीज मटेरियल्स रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्विक चेंज इन मोमेंटम। एकदम से कोई स्पीड ब्रेकर आता है या ब्रेक लगानी पड़ती है या कोई और भी मसला हो सकता है, तो वो जो डायरेक्ट इंपैक्ट उसका पड़ना था उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेटली रिड्यूस, कम हो जाएगी। स्पेशल मटेरियल्स हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें जी, लाइक स्टायरोफोम यूज होता है, कॉर्गेटेड कार्डबोर्ड यूज की जाती हैं, शीट्स वगैरह दरमियान में रखी जा सकती हैं, बबल रैप यूज किए जाते हैं, आर यूज फॉर द पैकिंग ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये हम लोग जो है वो सारा मटेरियल है जो कि क्या काम करता है, ये काम यही करता है कि उस इंपैक्ट को मोमेंटम के कम कर देगा, जिससे हमारा वो चीजें जो है वो महफूज रहेंगी। इसके नीचे एक और भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा, वो है जी व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट क्रम्पल जोन्स? जी क्रम्पल जोन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बात होगी। देखिए क्रम्पल जोन क्या होते हैं, पहली बात तो आप ये समझ कि गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों के अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा, उसको देखे हमने आम तौर पर इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसके साथ कोई बम्पर्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसको सेफ बनाया जाता है, वही क्रम्पल जोन्स होते हैं। क्योंकि गाड़ी अगर टकराती है, ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, तो या तो उसका बैक वाला एरिया गाड़ी का, सपोज अगर ये मैं गाड़ी बना रहा हूँ, कोई गाड़ी है, सपोज ये अगर कोई गाड़ी है, तो गाड़ी का भाई जो ये वाला एरिया है बैक, और ये वाला जो फ्रंट का एरिया है, ये कहलाते हैं क्रम्पल जोन्स। हम इनको क्रम्पल जोन्स बोलेंगे। बात की समझ आ रही है? तो ये क्रम्पल जोन्स होते हैं।
यानी इनका फायदा क्या होता है कि यहाँ पर कोई मतलब बम्पर्स वगैरह लगाए जाते हैं, यहाँ पर वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी अगर लगती है, कोई चोट आती है, तो वो जो चोट है या गाड़ी का नुकसान वो अगले हिस्से से या पिछले हिस्से से होता है, जो उसमें बैठा हुआ ड्राइवर वगैरह जो भी इसको गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है वो किसी हद तक जो है वो महफूज रहता है। ठीक है जी, इस वजह से अ क्रम्पल जोन ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज अ स्ट्रक्चरल feature designed to compress during an accident to absorb deformation energy from the impact। यानी डिफॉर्मेशन जिसकी वजह से गाड़ी में कोई तब्दीली आनी है, उसकी शक्ल बदल जानी है, वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेते हैं सारा इंपैक्ट जो क्रम्पल जोन्स होते हैं। तो टिपिकली क्रम्पल जोन्स आर लोकेटेड इन फ्रंट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड बिहाइंड ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द व्हीकल। तो क्रम्पल जोन्स वर्क बाय मैनेजिंग क्रैश energy absorbing within the outer parts of the vehicle rather than being directly transmitted to the occupants। यानी डायरेक्ट इस तक वो इंपैक्ट नहीं पहुंचता, जो ड्राइवर या बीच में सवारियां बैठी हैं उन तक वो जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वो अपने ऊपर उठा लेती हैं, खुद उनको चोट आती है, यानी बम्पर टूट जाएंगे या गाड़ी का वो नुकसान होगा, लेकिन जो अंदर बैठे लोग हैं ड्राइवर वगैरह वो सेफ रहते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय कंट्रोल्ड वीकलिंग ऑफ आउटर पार्ट्स, यानी प्लास्टिक बम्पर्स वगैरह हम मतलब उसके लिए यूज करते हैं ऑफ द व्हीकल वाइल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पैसेंजर केबन। यानी ये तो ठीक है, ये मतलब इसको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ केबन में बैठा, अंदर बैठा गाड़ी के अंदर, वो ड्राइवर या जो उसके साथ बैठे हैं लोग वो सेफ एंड साउंड रहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम चलते हैं, एक और है पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 73 पर भी सीट बेल्ट्स के हवाले से है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं। यहां पर भी पेज नंबर है जी 73। व्हाट इज द रोल ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार? शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट इज द रोल ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार? देखिए अभी हमने काफी बातें कर ली, अब सीट बेल्ट्स भी क्या काम करती हैं। अगर गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगती है, अचानक से ब्रेक लगती है, तो आपने देखा है कि गाड़ी चूंकि मूव कर रही होती है आगे की तरफ, हम भी उसी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब ब्रेक लगती है तो गाड़ी रुकती है। वो ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए है, हम नहीं रुकते, हमारा बॉडी आगे की तरफ जाता है। तो सीट बेल्ट्स क्या काम करती हैं? जो हमने सीट बेल्ट्स पहनी होती हैं वो उस इंपैक्ट को कम कर देती हैं, हमें बहुत ज्यादा आगे की तरफ वो झटका नहीं लगने देती, और हम लोग जो आगे विंड स्क्रीन होती है गाड़ी की, उससे हमारी टक्कर लगने से, चोट लगने से हम लोग बच जाते हैं। तो व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द विंडशील्ड। ठीक है, तो सीट बेल्ट्स प्रिवेंट द पैसेंजर्स फ्रॉम मूविंग। ठीक हो गया, तो क्या होगा? दस चांसेस ऑफ हिटिंग द पैसेंजर्स अगेंस्ट द विंडशील्ड और स्टीयरिंग व्हील और रिड्यूस्ड, यानी वो चांसेस कम हो जाएंगे, इंपैक्ट कम हो जाएगा, और हम लोग जो है वो सेफ एंड साउंड गाड़ी को ड्राइव करते हैं। बेटा आज के लिए इतना ही है, यही हमारे थे सारे ब्लॉक्स क्वेश्चंस या मिनी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए। तो बात वही है एंड पे आपसे करने वाली कि भाई जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने निशान लगवा दिए, बता दिए, लेकिन आपने इनको एक दफा अच्छे से अंडरस्टैंड करने, पढ़ने, और फिर जब आप इनको पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ तो यकीनन काफी हद तक आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम।